दी आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं मिलवा रही हूँ आपको उनसे जिन्होंने पूरे उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी में टॉप किया है, राहुल जोशी यानी मेरे देवर से। तो वो एक इंटरव्यू में जा रहे हैं। अभी भी कह रहा हूँ कि ये ईश्वर की कृपा हो सकती है। बस बुक्स मेरी अभी भी बुक्स वगैरह इधर उधर ही है, मतलब मेरे पास भी है लेकिन कम है। कुछ साथी के किसी पे 2 है, किसी पे 3 है, ऐसे जा रखे हैं मेरी बहुत सारी बुक्स अभी, क्योंकि मैं वो नहीं करता कि भाई ना मैं नहीं दे रहा। मैं सबको दे देता हूँ बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए, पर ये उनको यही बोलता है कि वापस जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नियार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने शो में जिसका नाम है सोच इंडिया बोल इंडिया। हर युवा का सपना सरकारी नौकरी लेना होता है, लेकिन अगर इस नौकरी के दौरान कोई रैंक वन आ जाए इस भीड़ में तो एक अलग मुकाम हासिल कर देता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी में कनिक सहायक में रैंक वन प्राप्त की है। तो स्वागत करते हैं आज के मुख्य अतिथि राहुल जोशी का। नमस्ते भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते संदीप जी। और आपके लिए सबसे पहले तहे दिल से शुभकामनाएं रैंक वन लाने के लिए। थैंक यू थैंक यू। आप सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए, किस एग्जाम के लिए आपकी माइंडसेट क्या रहा, शुरू में आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा, क्या क्या रहा आपका। मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के कलजीखाल ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। गांव सकनोली है मेरा। मैंने पढ़ाई बचपन में प्राथमिक विद्यालय सकनोली से करी है। उसके बाद हाई स्कूल मेरा सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से किया हुआ है। फिर वापस मैंने इंटर कॉलेज में राजकीय इंटर कॉलेज मुंडेश्वर से इंटर की पढ़ाई पूरी की है। फिर कॉलेज मैंने गांव से ही किया है, सतपुली से। फिर उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करी। आपने हाँ, इनिशियल में यूके ट्रिपल एससी चुना था या कुछ और था आपका पहले से। नहीं स्टार्ट मैंने, क्योंकि गांव में तो इतना मतलब गाइडेंस नहीं था, तो उसके बाद जब मैं देहरादून आया, थोड़ा भाई था तो भाई से भी गाइडेंस मिली थोड़ा बहुत, तो फिर स्टार्ट मैंने यूके ट्रिपल एससी से ही की तैयारी। अच्छा। हाँ जी। और आपको लगभग लगभग कितना टाइम लगा ये प्रिपरेशन के दौरान ये पूरा अचीवमेंट लेने में। मैंने स्टार्ट ये लगभग 2019 के एंड से स्टार्ट की थी तैयारी, लेकिन थोड़ा कोविड के चक्कर में थोड़ा हाँ वो हो गया, मतलब भटक सा गया था। उसके बाद 2021 से मैंने प्रॉपर तैयारी की है अभी तक। अच्छा, दो हाँ तरीके जी। से आपकी तैयारी प्रॉपर रही। हाँ जी। उसके बाद और इस बीच में आपने कोई एग्जाम दिए हो या कुछ रहा हो। हाँ जी, मैंने एग्जाम लगभग 7-8 एग्जाम दे चुका हूँ, जिसमें से मतलब सफलता हासिल नहीं हुई है। केवल 2 एग्जाम थे, एक पटवारी का और एक वीडियो का, जिनमें मैं थोड़ा डीवी तक पहुंचा हूँ। वहां फाइनल में जाके बाहर हुआ था। अच्छा। बाकी यही पहला है अच्छा, ये जिसमें हाँ सिलेक्शन हो चुका है। नहीं, एक्चुअल में जैसे ये रहते हैं बच्चों के मन में रहता है ना कि टॉपर है तो टॉपर मतलब ये है कि पहले से टॉपर रहा होगा, तो मतलब आपने भी एक फेलियर का फेज झेला है। जी जी जी। और उसके बाद आपने आपको मोटिवेट कैसे रखा कि जैसे सपोज में जैसे पहले आपने कहा कि पटवारी का डीबी में आप फेल हो गए, उसके बाद जो आपका मोटिवेशन रहा वो क्या रहता मोटिवेशन तो एक यही था कि नहीं, मतलब एक तो सपना होता है कि ना मुझे निकलना है, तो निकलना ही चीज होती है। है। दूसरा ये है कि जब हम देखते हैं कि हमारे साथी भी निकल रहे हैं, अब हमारे जैसे साथी निकले हुए हैं, तो फिर हम भी क्यों नहीं निकलेंगे। तो एक ये उम्मीद रहती है कि ना हम भी निकलेंगे, इस बार इनका हुआ है, अगली बार हमारा होगा। तो हर बार यही सोच के हमने कंटिन्यू जारी रखी अपनी पढ़ाई। कंटिन्यू बिल्कुल। हाँ जी। और एक्चुअल में जैसे यूके ट्रिपल एस एग्जाम है, ये मतलब अपने मतलब एग्जाम की जो प्रोसेस है बहुत लंबी है इसमें, तो इसमें मोटिवेशन रखना बहुत हुआ है। तो कभी आपको लगा नहीं कि मतलब कि छोड़ दूं ये कर दूं, मतलब कभी आया नहीं फेस में। ये चीज तो ज्यादातर तब आई जब थोड़ा सिलेक्शन नहीं होता है, मोहन जब रिजल्ट आता है तो असफलता हासिल होती है, तो तब ये चीज थोड़ा ज्यादा आती है मन में कि क्या करूं, क्या होगा कि नहीं होगा, क्या छोड़ दूं, दूसरा रास्ता पकड़ लूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं यही सोचता हूँ कि मैंने भी ये फेज झेला है, तो मुझे ये लगता है कि जो कायम रह गई अपनी इस डिसीजन को कर पाया जो, तो हो ही जाता अंततः उसका सिलेक्शन। और जैसे इसके लिए आपकी मेन स्ट्रेटेजी क्या थी, मतलब बुकें कौन सी पढ़ी आपने। बुक्स में अगर इसकी बात करूँ, यूके ट्रिपल एससी की बात, क्योंकि मैं पहले से ही इसी की तैयारी करता आ रहा हूँ, तो यहाँ सबसे मेन होता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ मैंने लगभग 3-4 बुक पढ़ी है, लेकिन जिसमें से मैक्सिमम मैंने एक परीक्षा वाणी पढ़ी है, जो बहुत बार पढ़ी हुई है। साथ में बीएसएनए की 1-2 बार वो भी पढ़ी हुई है। फिर एक भगवान सिंह धामी जी की बुक है यूकेपीडिया, वो पढ़ी है 2-3 बार। बाकी थोड़े नोट्स हो जाते हैं कोचिंग के, तो वो बाकी उत्तराखंड में केवल यही से पढ़ा है। फिर हिंदी पे आते हैं तो हिंदी पे मैंने एक परीक्षा वाणी की बुक पढ़ी है और एक निधि एकेडमी वाली बुक है हिंदी की, वो 2 पढ़ी हुई है। फिर क्योंकि यहाँ फिर उत्तराखंड और हिंदी सबसे मेन होता है। फिर रीजनिंग तो मेरी कोचिंग सेंटर में जो प्रैक्टिस सेट कभी गए तो वहीं से क्लियर हो गई थी। फिर जीएस में आते तो जीएस मैंने दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक होती है सब्जेक्टिव, वो पढ़ी हुई है, और साथ में थोड़ा लूसेंट भी पढ़ी हुई है।
और कंप्यूटर वगैरह? और कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर मैं पहले ही पढ़ता नहीं था अमूमन, लेकिन इस बार मैंने कंप्यूटर भी पढ़ी है, परीक्षा मंथन लाया था मैं इस बार। और ये करंट अफेयर्स का बच्चों को सवाल है ना, हाँ, एक इंडिया का और उत्तराखंड का, वो आपने कहाँ से लिया? उत्तराखंड का करंट अफेयर्स मैंने ग्रीनटन से ही मैक्सिमम पढ़ा है। एक दो बार मैंने बीन सर भी पढ़ी हुई है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का वैसे यूके ट्रिपल एस में इतना आता नहीं है, एक या दो क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। मैं केवल मेन मेन चीजें पढ़ के गया था इंडिया के, क्योंकि मुझे ऐसा था कि एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे, दो का भी नहीं थी संभावना। और मतलब मैक्सिमम ये मैं छोड़ के गया था। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स जितना था मैं सारा पढ़ के गया। तो 4 क्वेश्चन आए थे, 4 उत्तराखंड के आए, नेशनल का एक भी नहीं आया। अच्छा, वैसे इंडिया के लिए अगर आप रिकमेंड करो तो कौन सा करंट अफेयर? रिकमेंड के लिए मैंने मतलब पटवारी के टाइम पे पढ़ा था, तो स्पीडी पढ़ी हुई थी, तो उसमें काफी क्वेश्चन फंस गए थे हमारे, क्योंकि यूकेपीएससी तो पूछता है, क्योंकि वो वाले पेपर यूकेपीएससी ने करवाया था हमारा, तो उसमें आ रखे थे, स्पीडी से आ रखे थे। और उत्तराखंड के लिए अगर रिकमेंड करो आपके हिसाब से कौन सा सही है? तो ग्रीन टन की जो आती है वो, हाँ ठीक है, बेस्ट है। और वैसे कोई मंथली वगैरह कोई चैनल, कोई कोचिंग, कोई चीज अगर आपने कोई? यूट्यूब से तो मैंने अमूमन देखी नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी किताब में ही भरोसा रखता हूँ। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से नहीं हो सकता, यूट्यूब में भी बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट नहीं आ पाता उतना, जितना मैं किताब में इंटरेस्ट आता जितना। तो मैं अमूमन किताब ही लाता हूँ, जैसे हर 3 महीने में आ गई तो ले आए, हर महीने कोई मंथली आ रही है तो मंथली भी ले आए, पर ज्यादातर ये 3 महीने 6 महीने में आती है तो उन्हीं को लाता हूँ। और एक बच्चों का डाउट रहता है, मैंने जैसे पर्सनली देखा, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि जैसे मोटी किताबें, अजय राउत हो गए, बहुत सी किताबें, मतलब ऐसे इसमें उन पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, जबकि मतलब होता है ना कि आपके जितने शॉर्ट नोट्स होंगे, जितना कम आपके पास होगा मटेरियल होगा, उतना सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि रिवीजन ज्यादा मैटर करता है। तो आप इसमें क्या कहोगे, मोटी किताबों से सिलेक्शन होता है या जो न्यू रिसोर्सेज उसमें बच्चा भटकता रहता है, तो उसमें क्या कहोगे? मोटी किताब अगर, जैसे यहाँ की बात करें, उत्तराखंड में अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और किसी मोटी किताब से आपके 20-25 क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये है कि आपको जितना आप सोर्स अपने पास कम रखेंगे उतना रिवीजन ज्यादा होगा, उतनी चीजें ज्यादा याद रहेंगी। किताब रखेंगे हम मोटी मोटी और रख देंगे 10-12, और फिर साथ में क्योंकि नोट्स भी पढ़ने हैं और किताबें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, तो फिर हो नहीं पाएगा इतने में, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। फिर जैसे अजय रावत की भी बात करी, तो अब ऐसे क्वेश्चन आ भी नहीं रहे, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो उनमें भी नहीं मिल रहे क्वेश्चन। मान के चलिए उत्तराखंड में अगर हिस्ट्री के देखें तो 4-5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से अजय रावत में भी कितने होंगे, 3-4 होंगे, तो 3-4 क्वेश्चन तो हमको सब जगह से मिल ही जाएंगे, तो फिर क्या कोई इतना फायदा नहीं, मतलब अब। नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप उन्हें पढ़ो जिनसे एग्जाम में ज्यादा बनता है। हाँ अगर वो कम किताब पढ़ के आपके 35 क्वेश्चन वहां से आता है, 5 क्वेश्चन के चक्कर में आप किसी मोटी किताब को रिकमेंड करते हो तो फिर वो बेवकूफी है। नहीं नहीं, हाँ वो तो बेवकूफी है। और अगर उत्तराखंड के लिए बुक रिकमेंड करोगे आप, तो उसके लिए एक आपने परीक्षा होनी की, हाँ जी, एक बीएसनी की गई, बीएससी, ये एक भगवान सिंह धामी जी की वो भगवान यूकेपीडिया। यूके। हाँ अच्छा, और जैसे रीजनिंग आपने तो टेस्ट लगाए, हाँ वो जी। लगाए, बाकी अगर कोई बच्चा है जैसे किसी की बहुत बेसिक भी खराब होती है रीजनिंग, अगर उसके लिए आप हो तो क्या मानोगे? रीजनिंग की तो, क्योंकि मैंने हमेशा से यही कहा है, बाकी यूट्यूब एक बहुत अच्छा वो है रीजनिंग के लिए कि आप सीखो, क्योंकि वहां से आप सीखेंगे, फिर क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी करते रहो। तो रीजनिंग में यही है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा खुद ही हो जाती है रीजनिंग, इतनी कोई पैनिक की बात नहीं है, रीजनिंग हो जाती है। बस आपको ये है कि हफ्ते में चाहे दे रहे हो, चाहे डेली का 1 घंटा दे रहे हो, तो बहुत है। तो रीजनिंग मतलब प्रैक्टिस मेन है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये है। बाकी बुक तो मेरे पास ऐसी कोई है नहीं कि मैं प्रॉपर वो करूं। और एक चीज और, अभी जैसे आप टॉपर हो तो हर बच्चे के मन में रहता है कि टॉपर कितने घंटे पढ़ता है, तो अभी आपका क्या कहना है कि कितना घंटे का पढ़ता है? देखो वैसे तो घंटे मैटर करते नहीं है, हर कोई यही बोलेगा, मैं भी यही बोलूंगा, क्योंकि घंटे मैटर वास्तव में करते नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो 12-12 13-13 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ, अगर पेपर के टाइम, पेपर से मतलब लगभग 3 महीने पहले अगर आप 9-10 घंटे के आसपास एक अच्छा पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, और अगर पेपर में काफी समय है तो फिर भी 6-7 घंटा लेके तो चलना ही चलना, कि इतना तो पढ़ना ही है। अब ऐसा तो नहीं कि डेली 1 घंटा पढ़ रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रुप से के हिसाब से भी ये थोड़ा टफ हो जाता है। अभी इसमें 2-3 सवाल निकलते हैं, आप जैसे आपने कहा, पहला इसमें एक निकलता है कि आपने कहा 7-8 घंटे तो भी 5-6 घंटे जो भी पढ़ना ही है बच्चे को, वो डेली पढ़ना है, इसमें इफर्ट है नहीं कि आप आज पढ़े कल ही पढ़ा। एक दूसरा, आजकल एक नया कल्चर चल रहा है, वो है लाइब्रेरी कल्चर। आप क्या मानते हैं कि पढ़ाई मतलब लाइब्रेरी ने फायदा दिया, दूसरा सेल्फ स्टडी किसी ने रूम पे पढ़ाई की, तो इसमें दोनों में मतलब आपको क्या लगता है कौन ज्यादा बेहतरीन है, बच्चा कैसे तैयारी? देखो मैं अपनी बात करूं तो मैंने घर में भी पढ़ा हुआ है और लाइब्रेरी में भी पढ़ा है, तो मुझे डिफरेंस ये लगा कि घर में अगर कोई बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ पा रहा है, घर में पढ़ने का माहौल है, डिस्टर्ब नहीं है, तो घर में ज्यादा बेहतर पढ़ सकता है। लाइब्रेरी में भी फायदा उसका है जो एक ऐसी जगह पे बैठे और ऐसी सोर्स देखे अपने, और बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो जैसे किसी से, तो उसका वहाँ फायदा है। बाकी अगर जिसका घर में माहौल है तो वो ज्यादा बेटर है। घर में ज्यादा हाँ। बेहतर है।
और दूसरा आपने एक तो लाइब्रेरी का बता दिया कि लाइब्रेरी में पढ़ा, ये किसी ने उसमें भी पढ़ा है, रूम पे पढ़ा, हाँ। दोनों का अपने उस पे कि आपको कहाँ ज्यादा सुटेबल लगता है और कहाँ पढ़ पाते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें बच्चे का सबसे बड़ा ये रहता है कि आज के टाइम पे जैसे आप हुए, बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली बैकग्राउंड खराब रहता है, वो रहता है, अब उनको जॉब भी करनी पड़ती, तो जॉब और पढ़ाई ये अगर मैनेज करना हो तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर कोई बच्चा करे तो उसके क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी करना चाहिए? जॉब के लिए अगर कोई बच्चा है, उसने लगभग अपना 1.5-2 साल 3 साल जितना भी है दे चुका है, और एक मतलब ऊपर ऊपर लगभग सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुका है, तो वो जॉब कर सकता है लगभग। पर ये ऐसा नहीं कि जॉब 12-12 घंटे की जॉब हो रही तो फिर तो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 8-9 घंटे की भी है और अपने लिए अगर 6-7 घंटे निकाल पा रहा है तो जॉब कर सकते हैं। लेकिन वो नया बच्चे के लिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि नया बच्चा तो अभी सिलेबस कंप्लीट करने में ही 1.5 साल लग जाएगा, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। और एक आता है कोचिंग, दूसरा आता है सेल्फ स्टडी। इस पे आप क्या कहोगे, कोचिंग जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए, और सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता, आप दोनों को बताओ। सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम निकाला जा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि यह है, अगर आपके पास सोर्स अच्छे हैं, आपके पास टाइम अच्छा है, आप बैठते अच्छा है, माहौल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है आपके पास, तो सेल्फ स्टडी से भी निकाला जा सकता है। समय ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग ही जाना है। कोचिंग जाने के भी फायदे हैं। कोचिंग में भी ये है कि बच्चा जब नया नया आता है, उसको चीजें समझ नहीं आती है, तो कोचिंग जाके काफी चीजें स्टार्ट में जब टीचर पढ़ाते हैं तो समझ आने लग जाती है। तो अपनी समझ विकसित करने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा कोचिंग जाना पड़ता है, और अंततः किताबों में तो आना ही पड़ता है, क्योंकि कोचिंग में तो आपको दूसरा पढ़ा रहा है। जब आप खुद पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, तो खुद पढ़ना भी जरूरी है। तो खुद तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कोचिंग जाएं चाहे ना जाएं। लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल हो सकता है सिलेक्शन, बिना कोचिंग के भी हो सकता है। बिल्कुल, ये सही कहा भाई ने कि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोचिंग वाला आपको ये बता सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, पर पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। तो विदाउट अगर आप कोचिंग नहीं करते हो लेकिन रिसोर्सेज हैं आप में, तब भी आपको सिलेक्शन हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपको कोचिंग के भरोसे रहना। दूसरा मेरे को आप एक चीज बताइए कि आजकल एक चीज चल रहा है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में तो ये होता है कि आपको क्वेश्चन मतलब एक होता है टाइम मैनेजमेंट का, इसलिए प्रैक्टिस सेट जाओ। एक कल्चर सा बन गया कि मतलब एक फैशन सा बन गया कि प्रैक्टिस सेट जा रहा है, फिर बच्चा पढ़ नहीं रहा। तो आप एक चीज बताओ कि प्रैक्टिस सेट की जरूरत क्या है, और प्रैक्टिस सेट में किस तरह इंपॉर्टेंस देता है, और उसका मिसयूज कैसा हो रहा है, दोनों की चीज बताओ। प्रैक्टिस सेट, हाँ, सबसे पहले तो जैसे आपने बात कही टाइम मैनेजमेंट, तो जिस बच्चे का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसको तो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा साल भर जाए, लेकिन तब तक जाए जब तक उसका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा है कि भाई 2 घंटे का पेपर आप 1.5 घंटे में 1 घंटे में कर पा रहे हैं प्रैक्टिस वहाँ कोचिंग में, तो ठीक है, वो अच्छा टाइम है। पेपर में आप 2 घंटे के आसपास कर ही लेंगे। लेकिन अगर आप कोचिंग में भी 2-2 घंटे लगा रहे हैं तो फिर आपको जाना चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत प्रेशर होने वाला है आगे, तो वहां आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट जरूरी है उसके लिए, एक तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। दूसरा आपने क्या पूछा था? अगर ये जो डेली लाइफ में उतारते हैं ना प्रैक्टिस सेट, हाँ। एक्चुअल में जैसे बच्चे आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, अब आपका सब आ रहा है, लेकिन अब आपके अगर टेस्ट सीरीज पे मतलब वो हो गए, रिवाइव हो गया, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ टेस्ट देके आ रहे हैं और उसके बाद दिन भर कुछ नहीं पढ़ रहे, या टेस्ट सीरीज ही लगा रहे, मतलब 6 महीने हो गए 8 महीने हो गए, तो उसके लिए आपके नहीं नहीं, ऐसा तो फिर हो नहीं सकता, क्योंकि केवल अगर हम प्रैक्टिस सेट जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन पे निर्भर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। आप 1 घंटा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपको 6-7 घंटा पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर प्रैक्टिस सेट जा रहे हैं तो अपने एक इस तब तक जाएं जब तक आपको लगता है कि हाँ मुझे प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। जिस दिन ऐसा लगे उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस सेट हफ्ते में 1 दिन लगाइए और अपना पढ़ाई निरंतर रखिए जारी। वैसे आपको लगता है कितना टाइम मतलब एक बच्चे को प्रैक्टिस सेट देना चाहिए, कितना टाइम लगता है, मतलब मिनिमम कितने से लग जाएगी? लगभग मैं अपनी बात करूँ तो 3-4 महीने मैं गया था, क्योंकि मैं थोड़ा पहले गया था। आज अब तो लेटेस्ट काफी टाइम से छोड़ रखा है, पर मैं अभी लेटेस्ट अब अपनी बात बताऊं तो मैं हफ्ते में 1 दिन देता था, अभी इस एग्जाम से पहले। उससे पहले लगभग 2023 या 2022, हाँ 2022 से मैंने स्टार्ट किया था, तो लगभग 4-1 महीने में गया, तो इतना ही गया मैं, मतलब। हाँ। और एक जैसे मेरा मानना है, सबका अपना अपना है कि जैसे टेस्ट सीरीज देते हैं तो वेरिएशन होना चाहिए। सपोज आपने एक टेस्ट दे दिया, आपको वहां का पैटर्न पता चलेगा, दूसरा दे दिया वहां से, तो मतलब मेरे मानना है कि अगर आप एक जगह टेस्ट देते तो आपको मतलब कुछ और नहीं सीख पाओगे। तो आपका क्या मानना है कि एक जगह टेस्ट सीरीज देनी चाहिए या मल्टीपल टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, अलग अलग जगह जाके मतलब मल्टीपल कोचिंग वगैरह में जाके? टेस्ट सीरीज आप मल्टीपल कोचिंग में जाके दे सकते हैं, पर यह है कि एक ही दिन में ऐसा संभव नहीं, क्योंकि अगर एक दिन में देंगे तो आपके पास पढ़ने का समय जितना है वो बहुत कम हो जाएगा। अलग अलग टाइम में जाइए, अलग अलग कोचिंग में जाए, ऐसे जा सकते हैं कि भाई जैसे 4 महीने कहीं गए, फिर 4 महीने कहीं चले गए, तो ऐसा आप 2 कोचिंग सेंटर 3 कोचिंग सेंटर कर सकते हैं। लेकिन एक ही दिन वाला सीन नहीं होना चाहिए कि एक जगह तो 3-3 जगह। नहीं, मेरा एक्चुअली में कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कोचिंग पे आपने 1 महीने यहाँ लगा लिया, 2 महीने एक जगह लगा लिया, आपको वहाँ का पैटर्न समझ में आ गया, उसके बाद अब आपको वहाँ कंटिन्यू रखना चाहिए कि अब अदर कोचिंग में जाके आपको टेस्ट देना चाहिए? यूके ट्रिपल एससी की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है।
ज्यादा जरूरी है आपका पढ़ना, आपके फैक्ट कैसे हैं, उन चीजों को बार बार रिवीजन करना। फिर मेन ये है, बाकी प्रैक्टिस सेट में ये मैं यही बता रहा हूँ कि अगर कोई 3-4 महीने जाके भी अगर अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पा रहा है, अपना रिवीजन वगैरह के लिए जा रहा है तो इतना ठीक है। बाकी अगर कंटिन्यू जा रहे हैं तो फिर ये टाइम वेस्ट है। हाँ, तो क्योंकि उतना हमको पढ़ने का समय कम पढ़ने- मिलेगा। फिर 1.5 घंटे जाएंगे, फिर 2 घंटे फिर सॉल्यूशन होता है, तो उतना अगर पढ़ सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। बाकी प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। थोड़ा अपना अपने आप को भी चेक करने का मौका मिलता है कि हाँ भाई हमारे साथी कितने नंबर ला रहे हैं, मैं कहाँ हूँ। कुछ कोई जो बच्चे 75-80 नंबर ले रहे हैं, हम 50 पे हैं, 40 में, तो पता चलता है कि कौन कहाँ पे है। थोड़ा इस चीज का तो है। और अभी जैसे हमारे बच्चे हैं, ये यूके ट्रिपल एससी वाले कई स्टूडेंट हैं। अब आजकल थोड़ा सा जैसे हमारा एग्जाम स्टेट एग्जाम में एक दिक्कत आती है, थोड़ा डिले होते हैं। तो इस टाइम जो उनको मोटिवेट रखना या इस फील्ड से गुजरना, इसके लिए आप क्या कहोगे कि इस फील्ड एक हर किसी के साथ आता नहीं पता, तो इस टाइम के लिए आप क्या कहोगे? सबसे मेन तो यही है कि आपको एक मोटिवेशन रखना अपने अंदर कि नहीं, मुझे ये निकलना चाहिए, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, मुझे इसमें जाना है तो जाना है। तो एक तो ये कि थोड़ा बहुत पेपर अगर डिले होता है तो उसका फायदा भी होता है, कई बार अपनी तैयारी अच्छी नहीं होती है तो वो अच्छी हो जाती है तब तक। लेकिन अगर ज्यादा डिले हो रहा है तो भी अपने अंदर तो ये रखना है कि पेपर हो, क्योंकि होना तो है ही। 2 महीने लेट हो, 3 महीने लेट हो, तो पेपर होना है। तो अपनी अगर पढ़ाई हम निरंतर रखते हैं तो सफलता भी जरूर मिलेगी इस चीज की। लेकिन फिर भी अगर डिमोटिवेट हो रहे तो देखें, काफी चीजें देखें, लोगों से, अपने यार दोस्तों से थोड़ा वो करें, इंटरेक्ट करें, जिससे आपको पता लगे कि हाँ यार ये भी पढ़ रहा है, मैं भी फिर पढ़ूंगा। तो अगर अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा इसका शिकार हो सकते हैं कि डिमोटिवेट का। और डेली जैसे कोई बच्चा है वो डेली अपने को मोटिवेट कैसे रखे, क्योंकि एक्चुअल में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, आपने आज तो 4 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, कल फिर बच्चा कहता है फिर वही पढ़ना यही करना, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? देखो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये तो- अगर हम आज पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, फिर ऐसे में थोड़ा सा शेड्यूल भी खराब होता है, आदत भी खराब होती है, आलस भी बढ़ता है। तो ऐसे में तो फिर सिलेक्शन थोड़ा सा दूर दूर जाता है। केवल उस एक दिन के लिए आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। कभी तबीयत खराब है, कुछ है, तो कभी हो सकता है मिस, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसका तो सॉल्यूशन इतना कुछ है नहीं कि मोटिवेट, क्योंकि पढ़ना हर कोई नहीं चाहता। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर ऐसा है कि जीवन भर इनको ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ना है। ऐसे बहुत कम होते हैं। ऐसा हर कोई चाहता है कि मैं भी जल्दी से जॉब लूं, घूमूं फिरूं, अपने जो भी शौक है वो पूरे करूं। पर यह है कि उसके लिए उस एक दिन के लिए आपको डेली तो पढ़ना पड़ेगा। और एक जैसे जनरली बच्चों के सवाल रहते हैं, मन में स्टूडेंट का रहता है, क्या मतलब आपने भी वाला आपके साथ भी हुआ क्या कि जैसे आप गाँव में गए, आप भी बहुत लंबी टाइम से तैयारी में रहे, तो ताने सुनने हो किसी के मोहल्ले के कि भाई हो गया तेरा कोर्स पूरा, नहीं होता मतलब कि एक्चुअल में गाँव में तो सब बुढ़े लोगों ने पता नहीं है कोई भी, तो वो कैसा रहा आपका, मतलब वो वाला फीस कैसा रहा? मैं अक्सर जैसे गांव जाता रहता हूँ, मुझसे लोग ये नहीं पूछते कि कोचिंग वोचिंग का क्या है, मुझसे पूछते हैं कि क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, तो लगा है कहीं। तो मैं ये बोलता था अभी पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। लगभग पिछले 3-4 साल से मैं यही बोलता आ रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। पर लोग यही बोलते हैं कि चलो हो जाएगा कोई बात नहीं। मतलब ऐसा नहीं बोला किसी ने कि क्या हुआ, क्यों नहीं लग रही, ऐसा वैसा। मेरे खुद घर वालों ने नहीं बोला है कि भाई तू नहीं निकल रहा तो कहीं दूसरी जगह जॉब कर ले, ऐसा नहीं बोला है। हमेशा मुझे घर की तरफ से भी सपोर्ट मिला है। बाकी गांव में भी ज्यादा लोगों को इतना पता, क्योंकि हमारे वहाँ कल्चर नहीं है ऐसा कि गवर्नमेंट की तैयारी का। बहुत कम लोग, क्योंकि वहाँ ये है कि जो भी बच्चा होता है सीधा आर्मी की तैयारी के पीछे भाग जाता है। आर्मी में गए तो गए, उसके बाद एक ऑप्शन होता है पुलिस का, बाकी सीधे नहीं तो सब होटल लाइन में चले जाते हैं। तो लोगों को इतना अभी अवेयरनेस नहीं है कि कितना वो है, मतलब कंपटीशन क्या है, तैयारी क्या है, इस चीज का भी इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि हमें सुनना पड़ता है, टॉपर को भी सुनना पड़ता है, भाई हर चीज का हर किसी को एक बार छीनना पड़ता है। और अभी जब जब आपका रिजल्ट आया उस टाइम फैमिली का रिएक्शन क्या रहा कि हो गया ये रहा? हाँ, फैमिली का तो रिएक्शन ये है कि हाँ इतने साल से लगे हैं, वो उनकी भी एक आस है कि हाँ मुझे, मतलब हम इसको देखें कि भाई ये अपने जीवन में जो कर रहा है जॉब की तैयारी, तो इसमें भी वो निकले। उनका भी रिएक्शन ये था, वो भी बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था, सब खुशी थे, बढ़िया। और एक मतलब बिल्कुल जेन्युइनली बात बताना, सच बताना कि एक्चुअल में सबके मन में डाउट रहता है, मेरे मन में भी रहता है कि जैसे कोई टॉपर निकलता तो जो टॉपर है उसको भी पता रहता है कि मेरी रैंक 1 होगी या कुछ होगा, तो आपको क्या लगता है मतलब? नहीं नहीं नहीं, रैंक 1 तो एक्सपेक्ट नहीं थी। हाँ, ये था कि अच्छी रैंक आ जाएगी क्योंकि नंबर ठीक थे, क्योंकि आंसर की में पता चल जाता है हमें। फिर उसके बाद ये है कि रैंक 1 तो एक्सपेक्ट नहीं था कि रैंक 1 आएगी, पर ऐसा था कि हाँ 20-25 के आसपास आ सकती है, इतना था। बाकी रैंक 1 तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये ईश्वर की कृपा हो सकती है बस, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि रैंक 1 ये नहीं है कि आपकी अपनी अपने लिए नहीं बोल सकते कि ये मैंने ही किया है, क्योंकि जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक रैंक 1 बहुत मुश्किल है। अच्छा, और इस टाइम मतलब वैसे फैमिली में कोई ना कोई रहता है, आपके उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट में कौन रहा कि जब भी आप तैयारी की फील्ड में रहना, कि जैसे कहते हैं किसी की दादी रहती, कोई किसी मम्मी रहती कि बेटे को कर ले तो कोई नहीं, तो मतलब आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया?
मेरा सपोर्ट मेरे बड़े भाई ने किया है, क्योंकि मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं भाई के साथ ही रहा हूँ। भाई जॉब करता था, मैं पढ़ता था, तो भाई ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। कोचिंग जाना है, कोचिंग भेजता था। अभी भी बोलता है वो भाई मुझे कि तुझे अभी भी कहीं जाना है तो जा। मैं जस्ट रिजल्ट भी आ गया उसके बाद भी भाई मुझे बोलता था कि अभी भी पढ़ते रहे, यहाँ कुछ भी हो सकता है, पढ़ते रहे। कोचिंग जाना है, कोचिंग जा। अगर जब कभी सिलेक्ट ना होते थे तभी भी बोलता था तुझे पूरा कोर्स पढ़ना है दोबारा से, तू कोचिंग जा, लाइब्रेरी जा। उसकी कोई मतलब मुझे फाइनेंशियल दिक्कत कभी नहीं हुई अभी तक। हर पूरा मेरा A to Z खर्चा भाई करता है अभी तक। तो भाई का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे जीवन में। तो ये अच्छा है कि भाई ने आपको पूरा सपोर्ट दिया। आज के टाइम पे जैसे भाई का वो चलता है, मैं बिल्कुल बैकबोन बन गया। और अभी जैसे आपको उसमें कहीं साइक में रैंक बनाई, तो आपको पद कौन सा मिला कि क्या उसकी हुआ है? मुझे यूके ट्रिपल एस सी में ही डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट मिली है, लेवल 5 की। हाँ जी। और मेरे ख्याल से एक ही थी। हाँ, पोस्ट एक थी ओपन में, बाकी वैसे 3 थी लेकिन ओपन में एक थी, तो वो मुझे मिली है। अच्छा, मतलब आपने भरी थी? हाँ, प्रेफरेंस में ही है कि सारी करनी पड़ती है, पर हाँ मुझे पहली मिल गई थी ना रैंक 1 के हिसाब से। हाँ जी। अब देखो, दो तरह के बच्चे हमारे पास। एक जो नया तैयारी में आ रहा है, दूसरा जिसको थोड़ा टाइम हो गया। दो टाइम हो गया तो उसे तो पता है कि क्या करना क्या नहीं पढ़ना। जो नया बच्चा है उसको आप थोड़ा गाइड करो कि मतलब कि उसे जैसे शुरू में आए उसे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कैसे सोर्सेज उठाए, इधर उधर भटके ना, ताकि बच्चा। हाँ, शुरू में तो ये है कि नया बच्चा है तो पहले तो अपने पास ही सीधा जाके इतनी सारी किताब उठानी बहुत बेवकूफ़ी हो जाएगी। लिमिटेड किताबें उठाइए, 4 किताबें 5 किताबें लाइए, सब्जेक्ट के हिसाब से उनको पढ़िए। स्टार्ट में जैसे उत्तराखंड की बात हमने करी, परीक्षा वाणी थोड़ा सा अभी तक मेरे जीवन में तो इम्पोर्टेंट नजर आई है मुझे। तो जैसे परीक्षा वाणी पढ़ ली पहले, फिर जब तक परीक्षा वाणी खत्म नहीं हुई तब तक दूसरी किताब लाइए ही मत। परीक्षा वाणी अगर आपने 2-3 बार पढ़ ली तब दूसरी लाइए, 2-3 बार उसको पढ़िए, फिर वापस से पहली में आइए, फिर दूसरी, ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट करके उठाइए। बाकी जीएस में भी ऐसे सबसे पहले लूसेंट लाइए, सब्जेक्टिव सारी उठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले या तो सब्जेक्टिव भी ला रहे तो पहले एक लाइए हिस्ट्री पढ़िए, फिर पॉलिटी, फिर वापस से हिस्ट्री पॉलिटी में आइए, फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। तो लगभग साल भर लग जाएगा पूरे एक सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने में। पर ये है कि किताब एक साथ सारी मत लाइए, आपको बहुत ज्यादा बर्डन लगे कि एक किताब खत्म नहीं हो पा रही है, सीधा दूसरे में कैसे एंट्री मारे। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि किताब लगभग 4-5 लाइए स्टार्टिंग में, उनको पढ़े, फिर अगली 4-5 लाइए, फिर उनको पढ़े। लगभग 8 से 10 किताबों में तो हो जाएगा काम। और जो ये पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने मतलब किताबें पढ़ ली, अब उनको आप क्या सलाह दोगे कि नया रिसोर्सेज ना उठाए, जो आप पुराना पढ़ रहे थे उसी के हिसाब से चले, या कि क्योंकि एक्चुअल में होता है ना, आपने सब कुछ पढ़ लिया उसके बाद सबसे बड़ी बोरियत आती है कि यार मैं रोज से पढ़ रहा, उसको क्या दोगे आप, क्या बोलना चाहोगे? जिनका नहीं हुआ है उनके लिए तो यही है कि पहले तो अपने सोर्स पे कायम रहे, क्योंकि अगर आपने पहले कुछ पढ़ा, बाद में आप नए नए सोर्स उठा रहे तो आप पुराना सोर्स का रिवीजन कम कर पाएंगे। बल्कि हमारे साथ भी यही होता था, हम पहले पहले ऐसे ही करते थे, लेकिन बाद में मैंने किताबें केवल एक जोड़ता था, मैं करंट अफेयर्स, बाकी मैं सारी किताबें वही रखता था अपनी। वही हमें पता था कि जब हम 60 नंबर 65 नंबर ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, तो यहीं से ये भी 60 75 75 कर सकते हैं अगर हम इसको बहुत अच्छा पढ़ लें तो मैं उन्हीं चीजों को रिवीजन बहुत ज्यादा करता था। बाकी उनके लिए यही संदेश है कि सबसे पहले तो अपने सोर्स जो हैं आपके उनको ही पढ़ें, कि करंट अफेयर्स ऐड करते रहें, सिलेक्शन वहीं से होना है। भाई ने सही कहा कि मतलब रिसोर्सेस कम रखे और रिवीजन मैक्सिमम टाइम करें। ठीक है भाई। और अब आपने जैसे अभी यूके ट्रिपल एससी में लेवल 5 की जॉब मिल गई, अब आगे का प्लान क्या आपका, पीसीएस या आगे का कोई? हाँ, ये अब जॉब जब स्टार्ट हो जाएगी तो इसके बाद पता चलेगा कितना समय है कितना समय नहीं है। बाकी वैसे भी सुबह शाम तो थोड़ा समय निकाल सकते हैं हम अपने लिए, तो मतलब आगे हाँ पीसीएस जरूर देखेंगे इतना तो। कंटिन्यू रखोगे हाँ, आप? हाँ, इतना। नहीं, ये सही भी है, क्योंकि हाँ, एक्चुअल में ये होता है कि जॉब लगने के बाद इंसान थोड़ा ढीला पड़ जाता है। हाँ, ये आपने बहुत बड़ा वो कहा कि मैं कंटिन्यू रखूंगा। हाँ, और एक हमारे इसमें शो में होता है रैपिड फायर। रैपिड फायर मतलब मैं आपको फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना, मतलब आपकी लाइफ के रिगार्डिंग या कुछ वैसा भी ना। जैसे सपोज मैं कोई जॉब प्रेफरेंस हो या कुछ भी हो, तो आपने जवाब देना, ठीक है, गेम है। आप बताना, अगर आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी नहीं करते तो क्या करते हैं, ठीक है, मतलब मैं इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आप अच्छा। बताना वीडियो या पटवारी, अगर दो में से कोई प्रेफरेंस हो। वीडियो। वीडियो क्यों? वीडियो मुझे थोड़ा सा पहले से ही सही लगती है, पटवारी की जो मैं थोड़ा सा पैनिक वगैरह की वजह से थोड़ा वीडियो मुझे ज्यादा सूटेबल लगता है। और आपको फील्ड जॉब चाहिए, ऑफिस जॉब? फील्ड जॉब ऑफिस जॉब में तो मैं ऑफिस जॉब चुनना पसंद करूंगा। और आईएएस या एसडीएम, अगर फ्यूचर में आपको चांस मिले? एसडीएम। एसडीएम, अच्छा। और अगर जॉब करने के लिए बाहर का चांस मिले, उत्तराखंड या अदर स्टेट? उत्तराखंड। उत्तराखंड। होम स्टेट या देहरादून? होम स्टेट। होम स्टेट, अच्छा। और खाने में आपको सबसे मतलब बढ़िया क्या लगता है खाने वगैरह में, अगर आप बात करें?
ये आप पहाड़ी कुजीन है कि पहाड़ी खाना, या ये देसी जो अभी चलते हमारे नहीं, किचन? पहाड़ी खाना, क्योंकि अब ये है कि रीजन भी ये है कि अब पहाड़ी खाना, क्योंकि हमारे यहाँ खेती वेती का कल्चर लगभग अब समाप्त हो गया है, तो पहाड़ी खाना अब हमें मिलता नहीं है उतना, तो देहरादून में आ रहे हैं तो वही चीजें खा रहे हैं लगभग जो सब खा रहे हैं, तो पहाड़ी चीजें थोड़ा यहाँ कम मिलती है, तो पहाड़ी खाना ज्यादा important पहाड़ी खाना। और आपको ये बताना, आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, आराम करना ज्यादा? है। अभी मैं अपनी बताऊं तो मैं